नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अपन पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को परमाणु क्रमांक और उनके अणुभार या मोलर द्रव्यमान समझा दिए थे। जैसे मैंने बताया था कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। कितने पर? 6 पर। तो सम है, मैंने बताया था इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार कितना होगा। मोलर द्रव्यमान 6 दूनी 12। विषम है, जैसे मान लो फ्लोरीन विषम है, कितने पर? 9 पर। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 9 दूनी 18, 1 19। ये ध्यान रखना, ये बहुत आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। 20 तक मैंने बता दिए थे, वो याद हो जाने चाहिए। मैंने ट्रिक बताई थी, उस हिसाब से अगर सामान्य तरीके से याद कर सकते हो तो सामान्य तरीके से भी याद कर लेना। 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। आगे याद कर लेते हो वो बहुत अलग है, लेकिन कम से कम 20 तक जरूरी है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ रासायनिक संयोजन के नियम है। नंबर 1 पर आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये नियम लेवासिये द्वारा दिया गया था। कहीं कहीं जगह इसे लेगासिये भी लिख देते हैं। जो केमिस्ट्री के जनक है ना, केमिस्ट्री के जनक लेवासिये, उसके द्वारा दिया गया। ये नियम ठीक उसी तरीके से आधारित है जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरीके से ये द्रव्यमान संरक्षण में लेवासिये कहते हैं कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, जितनी मात्रा में अपन यहाँ आगे लेंगे अभिकारक में लेंगे उतना ही उत्पाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो 1 किलो लोहा को अपन ने पिघलाया, जब तक वो कठोर व ठोस था तब भी उसका वजन 1 किलो था। पिघलने के बाद भी उसका 1 किलो ही वजन रहेगा, ये नहीं कि उसके बाद वो चेंज हो जाए। हाँ, सावधानी पूर्वक, ऐसा नहीं कि उसमें से चीजें हो जाए, कुछ उड़ जाए भाप बन के, कुछ गिर जाए, वो बात एक अलग है। लेकिन पूरी तरीके से सावधानी के साथ उसको पिघलाया जाए तो जितना ठोस लोहा था अपने पास, गर्म लोहा मान लो एक सरिया था अपने पास ठोस, उसका वजन 1 किलो था, तो उसको पिघलाने के बाद भी उसका वजन 1 किलो ही रहेगा। ये कहता है ये द्रव्यमान संरक्षण नियम, कि जो द्रव्यमान है जो उसका वो है वो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लो CH4 ये अभिकारक है। ध्यान रहे, अभिकारक और उत्पाद और बता देता हूं थोड़ा सा। अभिक्रिया कराई O2 के साथ, 2O2 के साथ, तो निर्माण हुआ एक तो CO2, एक प्लस 2H2O। ठीक है, इनको बोलते हैं अभिकारक। कौन, क्या बोलेंगे? अभिकारक, जिसको आगे लिया जाता है। और इनको बोला जाता है उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण में क्या कहता है, जितना वजन अपन इस अभिकारक के लेंगे, जितना द्रव्यमान इसका लेंगे अभिकारक का, उतना ही उत्पाद का प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा? उत्पाद का प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं अपन को कैसे पता लगा कि जितना यहाँ लिया उतना ही वहां है। जब आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, जैसे संख्या नहीं दी, 1 2 3 4 कोई भी संख्या नहीं दी हो, तो इसको मानेंगे अपन 1 मोल। मैंने बोला था पदार्थ की मात्रा अंतरराष्ट्रीय यूनिट पद्धति IUPAC के द्वारा मानक निर्धारित किए गए थे। SI पद्धति द्वारा, IUPAC तो नामकरण किए, SI पद्धति द्वारा उसमें था ना पदार्थ की मात्रा को अपन मोल में मापते हैं। N था जिसका मात्रा मोल, 1 मोल। आगे कितना लिखा हुआ है? 2 मोल। आगे कितना लिखा हुआ है? 1 भी नहीं, तो इसको मान लेते हैं 1 मोल। आगे कितना लिखा हुआ है? 2। जहां लिखा हुआ है उसको तो वही मानेंगे, जहां नहीं लिखा हुआ उसको 1 मान लेंगे। ठीक है,
अब अपन इसका निकालते हैं मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकालते हैं CH4 का, कितना होगा? कार्बन भाई 12, कार्बन कितना पर आ रहा है? 12 पर। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो चारों का कितना होगा? 4। ऑक्सीजन का एक का 8 पर आता है, अरे ऑक्सीजन एक 8 पर आता है, ये कितने ऑक्सीजन है? ध्यान रहे गुणा हो जाते हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन है, ध्यान रहे 2 2 ऑक्सीजन मिलके नहीं 4 ऑक्सीजन है, 2 इससे गुणा हो जाता है, 2 2 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 8 पे आता है, 16 उसका मोलर द्रव्यमान होगा, तो 4 का कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। अब टोटल करते हैं यहाँ 4 16 प्लस 64 बराबर कितना हुआ? 80 ग्राम। ग्राम में आएंगे, सॉरी ग्राम 80 ग्राम प्राप्त हो गया अपन को। अपन ने जो अभिकारक लिया है वो टोटल कितना लिया है? 80 ग्राम। 80 ग्राम प्राप्त हो गया ना। कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 16, ऑक्सीजन का एक होता है 16, 4 का कितना होगा? 64। 16 और 64 कितने हुए टोटल? 80। अभिकारक कितना ले लिया अपने? 80 ग्राम। अगर उत्पाद का भी 80 ग्राम होता है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम सही है। कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन के कितने हुए? एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। दूसरे में 2 2 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 से गुणा हो रहा है। देखो ये जो आगे की संख्या होती है ना, आगे की संख्या वो सबसे गुणा होती है, और जो नीचे वाली होती है वो केवल उसी परमाणु से होती है। जैसे मान लो अब ये नीचे लगा हुआ है ये 2, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन को बता रहा है कि हाइड्रोजन 2 से गुणा होगा। ये ऑक्सीजन सिर्फ ये 2 है, ये ऑक्सीजन को, लेकिन जो आगे की संख्या है ये दर्शा रही है कि सबसे गुणा है, 2 है ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन कितना होगा? 32। अब टोटल करते हैं, 32 12 44 ग्राम प्लस 4 और 32 36 ग्राम। 44 और 36 कितने हुए? 6 जोड़ेंगे इसमें 50, 50 और 30 80। कितना हुआ? बराबर 80 ग्राम। अब देखो अपन ने यहां भी 80 ग्राम लिया था, यहां भी कितना प्राप्त हो रहा है? 80 ग्राम। यानी द्रव्यमान संरक्षित है, जितना अपन ने अभिकारक में लिया उतना ही किसमें प्राप्त हो रहा है? उत्पाद में। तो इसी को ही द्रव्यमान संरक्षण बोलते हैं। सीधी सी बात है, द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया था लवासिनी ने। इसने क्या कि द्रव्यमान का मान हमेशा निश्चित होता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है ना ही उसको उत्पादित किया जा सकता है। हाँ, एक रूप में वही ऊर्जा की तरह दूसरे रूप में उत्पाद परिवर्तित कर सकते हैं। साथ में जितना अपन अभिकारक में लेंगे, जितना द्रव्यमान अपन अभिकारक में लेंगे उतना ही उत्पाद का प्राप्त होगा, चाहे वो किसी रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो। अभी अभिक्रिया अपन ने उदाहरण के तौर पर देखी, यहाँ अपन टोटल कितना लिया? 80 ग्राम। टोटल आया अपना 80 ग्राम। ये मैंने बिल्कुल खोल कर समझा दिया, एक एक पॉइंट 80 ग्राम। और यहाँ उत्पाद का अपन टोटल करा, कितना प्राप्त हुआ? 80 ग्राम। जितना ले रहे हैं उतना ही प्राप्त हो रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। कार्बन लिया प्लस O2, अभिक्रिया कराई, क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन का 12 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना होगा? 32 ग्राम। ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। कार्बन का 12 प्लस 32, भाई वही 2 ऑक्सीजन यहाँ है, वही 2 ऑक्सीजन यहाँ है। टोटल यहाँ कितना हुआ? 32 और 12 44 ग्राम। कितना ग्राम? 44 ग्राम। यहाँ कितना हुआ? 32 और 32 और 12 44 ग्राम। कितना हुआ? 44 ग्राम। दैट क्लियर? भाई जितना 44 अपन ने अभिकारक में लिया उतना ही किसमें प्राप्त हो रहा है? उत्पाद में। तो क्या हुआ? बराबर हुआ। भाई जितना अपन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, अभिकारक में लिया, जितना अपन ने यहाँ लिया 44 ग्राम, उतना यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण को निर्धारित कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह क्या है? द्रव्यमान सेम है।
तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। एक और इंपॉर्टेंट बात, योग्य बात है, जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है, देखो अगर मान लो कोई भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे मान लो H2O, H2O सॉलिड है, यानी बर्फ की अवस्था में है जल, वो कन्वर्ट हो गया भौतिक परिवर्तन, अब द्रव से सॉलिड ठोस से द्रव में हो गया, L लगा देंगे। सॉलिड के लिए, ठोस के लिए S लगाते हैं, और लिक्विड द्रव के लिए L लगा देंगे। और इससे भी अगर चेंज हो जाता है ये H2O गैस में, किस में? गैस में, यानी वाष्प बन जाता है। ये सामान्य, ये बर्फ है, ये सामान्य द्रव है, ये वाष्प है। जब भी द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, जैसे मान लो इसको 2 ग्राम ले रहे हैं, तो 2 ग्राम ही अपन को द्रव में भी 2 ग्राम ही प्राप्त होगा, और वो वाष्प में भी, जो इसकी वाष्प बनेगी ना इस जल की, वो भी 2 ग्राम ही प्राप्त होगी। अपन अगर उस संपूर्ण को, उसका वजन तोलेंगे, अपन उसको द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे, तो वो भी संरक्षित रहेगा। तो ध्यान रहे, भौतिक परिवर्तन होने पर भी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी द्रव्यमान कैसे भी परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। और जब अपरिवर्तित रहेगा तो संरक्षित रहेगा, यानी सुरक्षित रहेगा। यही दर्शाता है ये द्रव्यमान संरक्षित नियम। 2 चीज सीखी अपन ने, एक अभिकारक और उत्पाद दोनों के जितनी मात्रा में ले रहे हैं द्रव्यमान समान है। दूसरा, अगर भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में, तब भी द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। ठीक है, ठीक है, आज अपन द्रव्यमान नियम पढ़ा, बाकी कल पढ़ेंगे।